हेलो एवरीवन, हेलो माइक टेस्ट। चलो नाउ स्टार्ट। स्पोर्ट्स साइंस सेकेंड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का थर्ड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बहुत कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पढ़ा था एज पर द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। दिस इज द सेकेंड यूनिट एज पर द यूजीसी नेट सिलेबस एंड वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, factors determining strength and the methods of development of strength, right? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब ये सब क्या है? ये फिटनेस के कंपोनेंट है, ये बायोमीटर एबिलिटीज़ है। दिस आर द डेफिनेशंस यू कैन स्टडी स्ट्रेंथ। अब मैं जैसे ही बोलता हूँ, आपको आवाज़ आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल टू ऑल? स्क्रीन विजिबल टू ऑल? ओके फाइन। अब मैं आपको कहूँ व्हाट इज स्ट्रेंथ, तो क्या कहोगे आप? स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? कई बार आपने सुना है इट्स एबिलिटी टू रेसिस्ट द फोर्स, है ना? या फिर बोल सकते हैं हम हमारी मसल्स की एबिलिटी, हम कितना फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं और टॉर्क जनरेट कर सकते हैं, रोटेशनल फोर्स बाय अ ग्रुप ऑफ मसल्स। टॉर्क का मतलब क्या हो गया? रोटेशनल फोर्स। एक्सिस से एक फोर्स जनरेट हो रहा है ना? तो ये क्या है? टॉर्क। तो स्ट्रेंथ क्या है? इट्स एबिलिटी टू रेसिस्ट द फोर्स, टू जनरेट मैक्सिमम फोर्स, ओके, और टॉर्क थ्रू ग्रुप ऑफ मसल्स, राइट? तो ये स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ डिपेंड होता है हमारे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के ऊपर। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पे रिलाय करता है स्ट्रेंथ कई हद तक, है ना? ये क्यों? आपको पता चलेगा आगे फैक्टर्स। द न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशंस ड्यू टू रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एंड मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस ड्यू टू रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। हम कोई जो भी फोर्स जनरेट करते हैं, सपोज यहाँ पे कोई वेट रखा हुआ है, ये है 50 kg का। हम इसको लिफ्ट करने के लिए गए, उठाने के लिए गए इस वेट को, तो हमने क्या किया? नॉर्मल सा फोर्स लगाया। बट हम इसके वेट को बढ़ा दे, 100 kg कर दे, तो क्या करेंगे? हम विलिंगली और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। पर यहाँ पे 10 kg का रखा रहेगा, तो हम क्या करेंगे? विलिंगली कम फोर्स लगाएंगे। तो ये क्या है? हमारे मोटर कंट्रोल पे डिसाइड करता है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम विलिंगली हम कंट्रोल करते हैं कितना हम फोर्स को जनरेट करें, और ये सब डिसाइड करता है वेरियस फैक्टर्स के ऊपर, न्यूरोमस्कुलर फैक्टर्स। कितना ब्रेन से फायरिंग फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, उतना ज़्यादा थ्रेशोल्ड और वीकेंड से स्टिमुलस यहाँ पे आएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उतनी स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस रहेगा। स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस उतना ही रहेगा, उतना ही ज़्यादा मोटर यूनिट का रिक्रूटमेंट रहेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल है थ्रू अवर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, डील करती है कितना फोर्स को हम जनरेट करें। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको फैक्टर्स जब हम देखेंगे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स कि कितना मसल्स फाइबर का रिक्रूटमेंट चाहिए, कितना इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें डिसाइड करती है स्ट्रेंथ। ओके, नॉर्मल से वर्ड में देखिए कितना हम फोर्स हमारे जनरेट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? स्पोर्ट्स में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात करें तो हम यहाँ पे टाइप देखेंगे अलग से, तो कई सारे टाइप्स है, राइट? रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट, यहाँ पे आ जाता है टाइम का फैक्टर। टाइम का फैक्टर, कितना फास्ट हम फोर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, या फिर वी कैन से वेलोसिटी। कितनी स्पीड से हम फोर्स को जनरेट कर पा रहे हैं, इसको हम बोलते सकते हैं पावर। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। इसका स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना? अब जैसे देखो स्पोर्ट्स में क्या है, हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ का इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कहां पे होता है? सिर्फ वेट लिफ्टिंग हो गया, है ना, जिसमें हमें मैक्सिमम लगाना हो। मैक्सिमम जगह पे स्पोर्ट्स में किसका रोल है?
एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का। शॉर्ट पुट एक्सप्लोजिवनेस, लॉन्ग जंप एक्सप्लोजिवनेस, है ना, थ्रोइंग एक्सप्लोजिवनेस, हर चीज में मैक्सिमम जंपिंग ले रहे, टेक ऑफ ले रहे, हर जगह जो रिलाय कर रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ का। कई जगह इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, हाँ मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ से हेल्प होगा, पर फोर्स लगाना आना चाहिए टाइम के साथ में, कम टाइम में ज्यादा फोर्स। तो ये होगा एक्सप्लोजिवनेस, और इसका स्पोर्ट्स में भी बहुत बड़ा रोल है ना, एज कंपेयर टू सॉली ऑन मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ये सारा कंबाइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, कितनी स्पीड से हम फोर्स को लगा पा रहे हैं, इसमें टाइमिंग का फैक्टर आ जाएगा, वेलोसिटी का फैक्टर आ जाएगा, उसको बोलेंगे पावर। स्पोर्ट्स में पावर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फुटबॉल हम कितनी फोर्सफुली किक मार रहे हैं, पावर प्लस वेलोसिटी, कितनी स्पीड से लगा रहे हैं हम, है ना। शूटिंग में, हैंडबॉल में शूटिंग, स्पोर्ट्स में मेनली एप्लीकेशन है पावर का और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का। क्लियर है? तो पावर क्या होता है? हम फोर्स तो लगा रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, पर कितनी स्पीड से, हम उसको यहां से डिस्प्लेस कर रहे हैं यहां तक, कितनी स्पीड से। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में दो टाइप के पावर का इस्तेमाल करते हैं हम, मैक्सिमम पावर, एवरेज पावर। मैक्सिमम पावर जैसे मैंने आपको बताया, आप वेट लिफ्टिंग हो गया, चेंज इन डायरेक्शन हो गया, स्प्रिंटिंग हो गया, कितना मैक्सिमम हम फोर्सफुल लगा सकते हैं पर्टिकुलर टाइम में। और एवरेज पावर क्या हो गया? एवरेज पावर हम नॉर्मल टाइप का पावर लगाते हैं पर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो गया, है ना। स्प्रिंट के कंपेयर में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में हम पावर कम लगाते हैं बट लंबे समय तक लगाते हैं, रिपीटेटिव टास्क, साइकिलिंग, एंड्योरेंस एक्टिविटीज। तो ये क्या हो गया? एवरेज पावर। अगर हम टाइप ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें, राइट, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको पता ही है, कितना आपकी मसल्स की एबिलिटी, यूर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की एबिलिटी, कि हम कितना फोर्स को एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, टू ओवरकम रेसिस्टेंस, टू एग्जीक्यूट अ फोर्स, द फोर्सफुल मस्कुलर कंट्रैक्शन, कितना स्पीड से हम कितना ज्यादा हम लगा पा रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ का हर जगह पे रोल है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ज्यादा होगी प्लस टाइम फैक्टर मिला के। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, पर अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं है तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? विदाउट मैक्सिमम स्ट्रेंथ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का तो कोई रोल ही नहीं है ना, है ना। अगर मैं स्पीड से कर पा रहा हूं पर सिर्फ 1 kg ही लिफ्ट कर पा रहा हूं, तो क्या मेरा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ज्यादा हो पाएगा? सिर्फ 1 kg लिफ्ट कर पा रहा हूं पर मैं स्पीड से लिफ्ट कर पा रहा हूं, तो क्या इंपॉर्टेंस है उसका? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं स्पोर्ट्स में, स्पीड वेलोसिटी के साथ में या एंड्योरेंस के साथ में मिला के, राइट। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या हो गया? अब यहां पे देखो, मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ में कितना मैक्सिमम फोर्स हम लगा सकते हैं। अब यहां पे मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी की। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, राइट। तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आप मैक्सिमम फोर्स लगा पाओगे क्या स्पीड में? आपका 100% दे पाओगे और उसको स्पीड में कर पाओगे क्या? सपोज आप बारबेल बेंच प्रेस कर रहे हो, आपने सिर्फ नॉर्मली 80 kg से या फिर नॉर्मली सपोज 40 kg से आप कर रहे हो बेंच प्रेस, तो इसको आप स्पीड में कर पाओगे? ये बेंच प्रेस को आप स्पीड में कर पाओगे? 40 kg से कर रहे हो, पर आप इसको 120 से करो, 120 kg से करो, तो क्या इसमें स्पीड लगा सकते हो आप? 120 kg से अगर हम बेंच प्रेस करें तो क्या इसमें स्पीड लगा सकते हैं? यस और नो? इतना ज्यादा हेवी वेट में आप स्पीड लगी एग्जीक्यूट कर सकते हो? एक्सप्लोजिवनेस ला सकते हो क्या? यस और नो? ये आपका 100% है एबिलिटी, इसमें सिर्फ 1 या 2 रिपीटेशन लगा पा रहे हो बस आप। यस, नहीं लगा पाएंगे। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में क्या होगा? सम मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा। क्या होगा? सम मैक्सिमम स्ट्रेंथ को आप लगा रहे हो प्लस वेलोसिटी, ये होगा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में। ठीक है, जैसे जंपिंग, स्प्रिंटिंग, है ना। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस।
स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्लियर है। फोर्स लगाना फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, बॉक्सिंग, ठीक है, डिस्टेंस रेसेस, स्विमिंग। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ और ज़्यादा लो हो जाएगा, मतलब फोर्स फोर्स क्या होगा, इसमें फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी, हम इसको लंबे टाइम तक कर पाएंगे। क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स का एग्जीक्यूशन होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ में, फिर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में, और फिर यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ एंडोरेंस में बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंडोरेंस का रोल है। तो एंडोरेंस अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं तो उसमें फोर्स इतना नहीं जनरेट करते हैं। लो फोर्स के साथ में लंबे टाइम तक एक्टिविटी को करना, मीडियम इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, क्लियर है। तो ये 3 टाइप के स्ट्रेंथ है। अगर अनदर टाइप से देखें ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो ये एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ क्या हो गया, टोटल, टोटल कितना पर्टिकुलर पर्सन वेट लिफ्ट कर पा रहा है या फोर्स को जनरेट कर पा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बॉडी वेट। सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टोटल आप 100 kg उठा पा रहे हो, 150 kg उठा पा रहे हो या 50 kg उठा पा रहे हो वेट, ये हो गया टोटल। रिलेटिव स्ट्रेंथ रेशियो बिटवीन कितना आपने वेट उठाया, 100 kg का वेट उठाया और आपका खुद का वेट है 50 kg, तो ये डिपेंड करता है आपके बॉडी के वेट के ऊपर। आपकी बॉडी के वेट के हिसाब से आप कितना वेट उठा पा रहे हो। आपकी बॉडी का वेट कम है और आप ज्यादा वेट उठा पा रहे हो, तो ये क्या है, ये क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो रेशियो है, ये रेशियो है ना। किसी पर्सन की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ज्यादा हो सकती है पर सेम पर्सन की रिलेटिव स्ट्रेंथ कम भी हो सकती है। सपोज फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, ये 100 kg वेट उठा रहा है। सिंपल बनाने के लिए इसको मैं राउंड फिगर में कर देता हूं, 100 kg वेट उठा रहा है और इसका वजन भी 100 kg का है। पर दूसरा पर्सन है वो 80 kg वेट उठा रहा है और उसका खुद का वेट कितना है, खुद का वेट है सपोज 40 kg। देखो अब यहां पे क्या देखो, ये टोटल इसका ज्यादा है, पर्सन ए का एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ किसकी कितनी ज्यादा है, पर्सन ए की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ यहां पे ज्यादा है ना। इसकी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ कम है बट इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, पर्सन बी की ज्यादा है, तो बॉडी वेट के हिसाब से इसने ज्यादा वेट उठाया। क्लियर है। समझाने के लिए एग्जांपल था। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं। अब मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं तो लंबे टाइम तक तो लगा नहीं पाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैक्सिमम तो सिर्फ 1 से या 2-3 बार कर पाएंगे ना हम, 100% तो बार बार तो कर नहीं सकते, तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में 70 to 80% इंटेंसिटी, ये डेटा को याद रखना, कई बार इसे पूछा जाता है। और फ्रीक्वेंसी 6 to 10। स्ट्रेंथ एंडोरेंस लो, सबसे लो, मैंने आपको क्या बताया था, इसमें सबसे ज़्यादा लो लगेगा फोर्स पर लंबे टाइम तक लगेगा, तो फ्रीक्वेंसी देखो ज़्यादा है, या फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, या तो यहाँ पे ड्यूरेशन आ सकता है, ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ में, राइट। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, अभी और आएंगे इसके ऊपर, 1 मिनट, उसके पहले जाने से पहले कुछ देख लेते हैं एडिशनल। दूसरी पीडीएफ है। फैक्टर से पे जाने से पहले और कुछ देख लेते हैं, कुछ बेसिक्स रिगार्डिंग स्ट्रेंथ। ओके,
डिपेंड्स ऑन एनर्जी लिबरेशन प्रोसेस इन द मसल्स, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। अब देखो, आपने कई बार डिफिनेशन में देखा होगा या एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का जब पूछा जाता है, सो इंडिकेटर ऑफ बायोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम फॉर स्ट्रेंथ एप्लीकेशन, हम उसके हिसाब से देखें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। और पर ये मैक्सिमम के स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड करेगी, हमारे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की मैक्सिमम कैपेसिटी, ये वर्ड याद रखना, बायोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, कितना हमारी मसल्स न्यूरोमस्कुलर सिस्टम फोर्स जनरेट कर पा रहा है, ये है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से हम इसे देख सकते हैं। अब देखो, नॉर्मली तो हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ, बट क्या हम हमेशा 100% हमारा फोर्स लगाते हैं किसी भी कंडीशन में? उस हिसाब से देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा सारे मोटर यूनिट का रिक्रूटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें कैसे पता है? समझ रहे हो? स्पोर्ट्स के एप्लीकेशन में हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं जनरल सी, सिंपल सी बात है, कितना फोर्स लगाते हैं। बट इसको और थोड़ा सा और जूम इन करें इस टर्म को, मैक्सिमम स्ट्रेंथ को, तो क्वेश्चन ये आता है, क्या किसी भी टाइम पे आपको कैसे पता कि मैंने मेरे मैक्सिमम कैपेसिटी का इस्तेमाल कर लिया? कैसे पता आपको मैंने मेरा हर मोटर यूनिट का इस्तेमाल कर लिया? समझ पा रहे हो? तो वो क्या है आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। हम जनरल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम लैंग्वेज, जैसे हमने मैक्सिमम फोर्स जनरेट किया वो भी मसल्स द्वारा। बट अगर हम उसको और डीपली एनालिसिस करें मैक्सिमम स्ट्रेंथ को, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कॉज कंट्रैक्शन ऑफ ऑल मोटर यूनिट इन अ मसल्स विच नॉर्मली कैन नॉट बी अचीव वॉलेंटरली एक्सेप्ट अंडर एक्सट्रीम इमोशन स्टेट ऑफ फियर एंड एंगर एक्सेट्रा। समझ रहे हो? जब हम मैक्सिमम एकदम 100% आउटपुट दे रहे हो तब जाके आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा, राइट? तो इसको कैसे डिसाइड किया जाता है? इंडिकेटर ऑफ बायोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम फॉर स्ट्रेंथ एप्लीकेशन, ये है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। समझ में आया आपको? एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का मतलब टोटल, बस ये वर्ड याद रखना, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ लिखो, हेडिंग लिखो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ एंड राइट डाउन बायोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। क्लियर है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के अलग अलग टाइप देख सकते हैं हम, स्टार्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ स्पीड और स्पीड स्ट्रेंथ। अब देखो, स्टार्ट स्ट्रेंथ आपको पता ही है, नॉर्मली वर्ड से समझ में आ रहा है क्या होता है स्टार्ट स्ट्रेंथ। आपने स्प्रिंट लगाई तो जो स्टार्टिंग किया आपने या किसी मूवमेंट का स्टार्ट किया, कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स कर पा रहे हो, वो क्या होगा स्टार्ट स्ट्रेंथ, राइट? बिगिनिंग आप कितनी फास्ट कर पा रहे हो, क्विक कर पा रहे हो, रिस्पॉन्स में कितना एग्जीक्यूट कर पा रहे हो फोर्स, स्टार्ट स्ट्रेंथ। सेकेंड है स्ट्रेंथ स्पीड, ये हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस प्लस स्पीड और स्पीड स्ट्रेंथ। स्पीड स्ट्रेंथ में क्या होगा, अब देखो यहां पे क्या है, अब ये याद रखने के लिए मैं आपको बोल देता हूं, यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रेंथ स्पीड और स्पीड स्ट्रेंथ, क्या डिफरेंस है? स्ट्रेंथ स्पीड और स्पीड स्ट्रेंथ। अब यहां पे याद रखने के लिए आपको मैं बोल सकता हूं, यहां पे स्टार्टिंग में क्या है, स्ट्रेंथ है, तो यहां पे स्ट्रेंथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, मतलब यहां पे इंपॉर्टेंस है स्ट्रेंथ को, तो यहां पे क्या होगा, हेवी रेसिस्टेंस प्लस हाई स्पीड। और नीचे वाले में देखो, बाय चांस आपको कभी एमसीक्यूज में ऐसा आ जाए स्ट्रेंथ स्पीड और स्पीड स्ट्रेंथ में आपको कंफ्यूजन हो, तो इन दोनों का डिफरेंशिएट कैसे करोगे? समझ पा रहे हो ये चीज? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर हमें मार्क ओवन करना है। तो यहां पे देखो, इसमें दिया है सेकंड नंबर पे स्ट्रेंथ को, तो यहां पे स्ट्रेंथ का इंपोर्टेंस थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है आपको, तो यहां पे लोअर रेसिस्टेंस होगा। बट इस केस में क्या है, रेसिस्टेंस इज हायर प्लस स्पीड तो है ही दोनों केस में। तो डिफरेंस समझ में आया स्ट्रेंथ स्पीड एंड स्पीड स्ट्रेंथ में? यस, हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, है ना? तो याद रहेगा ये,
ओके, एग्जाम्पल स्पीड स्ट्रेंथ समझ लीजिए, आप 100 मीटर स्प्रिंट लगा रहे हो तो वहां पे आप लोड बहुत कम रहता है ना, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, लोड कम रहता है, आपकी बॉडी का वेट रहता है, फोर्स ग्रेविटी का, फ्रिक्शन, एयर रेसिस्टेंस, ये सब लोड के पार्ट ही हैं, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, रेसिस्टेंस कम रहेगा, राइट, लोअर रेसिस्टेंस। पर आप कर रहे हो स्ट्रेंथ स्पीड। स्ट्रेंथ स्पीड कैसे हो सकता है, सपोज आपने क्या फॉर एग्जांपल क्या कर लिया, पैराशूट बांध लिया, या फिर आपने वेट टायर बांध के रनिंग कर रहे हो आप, है ना, वो अपने बहुत ज़्यादा हेवी टायर बांध के रनिंग कर रहे हो आप, राइट, तो वो क्या हो गया, स्ट्रेंथ स्पीड। या फिर पावर लिफ्टिंग कर रहे हो आप, है ना, उसमें क्या रहेगा, रेसिस्टेंस हेवी रहेगा प्लस स्पीड भी लगेगी, बट जो कि बॉडी वेट से जो भी कर रहे हो आप, एग्जीक्यूट कर रहे हो मूवमेंट, तो वो क्या लेगा, लोअर रेसिस्टेंस रहेगा उसमें। समझ में आया आपको, करेक्ट, यस। तो यहाँ पे क्या है, लोअर रेसिस्टेंस है, जैसे बॉडी वेट आप 100 मीटर स्प्रिंट लगा रहे हैं हम, है ना, लोअर रेसिस्टेंस है, हाई स्पीड है। बट यहाँ पे जैसे पावर लिफ्टिंग कर रहे हो या फिर 100 मीटर लगा रहे हो, सैंड में आप रनिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा, 2 टायर बांध लिए बड़े बड़े और रनिंग कर रहे हो, है ना, तो ये एग्जांपल हो सकता है। स्ट्रेंथ एंडोरेंस क्या होता है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ प्लस स्ट्रेंथ एंडोरेंस, इससे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जनरल स्ट्रेंथ, चलो हम वापस आएंगे इसके ऊपर, अभी चलते वापस पीपीटी के ऊपर। जितना भी स्ट्रेंथ के ऊपर सारी चीजें मैं कंबाइन करके लाया हूं, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के पढ़ते रहना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रेंथ किन चीजों पे डिपेंड करेगी, मोटर यूनिट इक्विपमेंट, मोटर यूनिट फायरिंग रेट कोडिंग जिसे बोलते हैं, अमाउंट ऑफ मोटर यूनिट सिंक्रोनाइजेशन, यूज ऑफ स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल, डिग्री ऑफ न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन, मसल फाइबर टाइप एंड डिग्री ऑफ मसल हाइपरट्रोफी। ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कितनी स्ट्रेंथ आप लगा पा रहे हो, ठीक है। इसमें से कुछ है न्यूरोलॉजिकल, कुछ है मॉर्फोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल कौन कौन से हैं, ये न्यूरोलॉजिकल है, ये न्यूरोलॉजिकल है, ये न्यूरोलॉजिकल है, ये, ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल है, और ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल। समझ पा रहे हो, तो ये न्यूरोलॉजिकल, कई बार आपको ऐसे वर्ड दिखने को मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशंस या न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, राइट। तो 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। अब मोटर यूनिट का रिक्वायरमेंट आपको मैंने कई बार बता चुका हूं मैं, है ना, 2-3 बार मैंने आपको ये बता चुका हूं मोटर यूनिट का रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्या होता है मोटर यूनिट का रिक्वायरमेंट, यस एनीवन, और कैसे डिसाइड करेगा स्ट्रेंथ, यस एनीवन, what is motor unit equipment and how does it decide the strength, how much force you are executing, it depend on the equipment of motor unit, then tell me how, yes, Annu, Neeraj, Malar, राइट, यस यस, कहने का मतलब ये है, यस, वेरी गुड मैनर। सपोज एक पर्टिकुलर ये है बेंच 1 kg की, अब बताइए इस हल्की सी बेंच को उठाने के लिए कितने लोग चाहिए, अगर एरिया ज्यादा है तो 2 इज इनफ ना, यस, 2 इज इनफ। अब मैं इसका वेट बढ़ा लूं 50 kg, तो क्या होगा, और ज्यादा पर्सन चाहिए, रिक्वायरमेंट होगा। वैसे ही रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर यूनिट डिपेंड्स ऑन रिक्वायर्ड फोर्स टू बी जनरेटेड, और मोटर यूनिट रिक्वायरमेंट आल्सो डिसाइड हाउ मच फोर्स यू आर जनरेटिंग। मोटर यूनिट का रिक्रूटमेंट करना एक एबिलिटी है, रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट इज एन एबिलिटी विच कैन बी एक्वायर्ड टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
जनरली आप गेट ओपन कर रहे हो, आपने वन हैंड से उसको ओपन किया, नहीं हुआ, आपने 2 हैंड से किया, नहीं हुआ, आपने और ज़्यादा बॉडी को बेंड किया, सीजी को शिफ्ट किया और बहुत ज़्यादा फोर्स को लगा रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो, प्रोग्रेशन हो रहा है, इंक्रीजिंग मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ये ठीक है। हाँ, न्यूरोमस्कुलर एबिलिटी है ये, ठीक है, ये न्यूरोमस्कुलर एबिलिटी है, न्यूरोलॉजिकल एबिलिटेशन, न्यूरोमस्कुलर एबिलिटी। अब इसका रिक्रूटमेंट, ठीक है, हमने रिक्रूटमेंट किया, अब कितना इसका इफेक्टिवली हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कितना इफेक्टिवली हम मोटर यूनिट को रिक्रूट कर पा रहे हैं, ये डेवलप होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। सो इफ लार्ज अमाउंट ऑफ मोटर यूनिट रिक्रूटेड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल फोर्स, then you can generate large amount of force, and it is an acquired ability through repetitive resistance training. Got it? What is recruitment of motor unit? अगर आप इसमें से कोई है जिसको मोटर यूनिट का मतलब नहीं पता हो, यस एनीवन? यस, इसमें से कोई है जिसको मोटर यूनिट का रिक्रूटमेंट नहीं पता हो? सबको पता है? ओके। इसमें से कोई है जिसे मोटर यूनिट नहीं पता हो? ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अब देखो, हमने रिक्रूटमेंट तो किया ये 4 पर्सन का, अब ये 4 पर्सन क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पे फोर्स लगा रहे हैं बेंच को उठाने के लिए। ये पहले लगा दिया, फिर इसने लगाया, फिर इसने लगाया, तो क्या हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, या इतना इफेक्टिवली हम फोर्स एग्जीक्यूट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, सिंक्रोनाइजेशन। ये सब सारे साथ में एक साथ फोर्स लगाएंगे इन सिंगल डायरेक्शन, तो ये हो गया सिंक्रोनाइजेशन। ये होता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मोटर यूनिट। आपकी मोटर यूनिट कितनी कोऑर्डिनेट वे में, कितना साथ में फोर्स एग्जीक्यूट कर पा रही है, रिक्रूट हो रही है एक साथ, तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मोटर यूनिट, एंड इट इज मोर इफेक्टिवली डेवलप्ड थ्रू असिस्टेंट ट्रेनिंग। ठीक है, इट इज एबिलिटी यू कैन डेवलप through more resistant training. Your motor unit will recruit in large amount with synchronized manner so that you can generate large amount of force. Got it? Next है firing rate और rate coding. ये क्या होता है, rate coding क्या होता है? ये वॉलेंट्री कंट्रैक्शन को डिसाइड करता है, कितनी फोर्सफुली आप वॉलेंट्री कंट्रैक्ट करना चाहते हो मसल्स को। जितना ज्यादा फायरिंग होगा, जितना ज्यादा फायरिंग होगा, जितना ज्यादा फायरिंग का रेट होगा, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट कर पाओगे। रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट, उतना ही आप फोर्स को डेवलप कर पाओगे, मसल से फोर्स जनरेट कर पाओगे। रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट डिपेंड ऑन फायरिंग रेट, हाउ मच स्टिमुलस फ्रिक्वेंटली, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस इज देयर, है ना। कितना ज्यादा आप मिलिगली फोर्स लगाना चाहते हो, फायरिंग हो रही है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में, करंट एकदम तेजी से आ रहा है, दैट इज अ रेट कोडिंग, दैट इज अ फायरिंग, मोटर यूनिट फायरिंग। क्लियर है? इंपल्स कितनी फास्ट से ट्रेवल हो रहा है, करेक्ट? क्लियर है ये? अरे ये तो हम इधर से, ठीक है। देखो, हायर मोटर यूनिट फायरिंग रेट्स आर एसोसिएटेड विद हाई रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट। मोटर यूनिट का बता दिया मैंने। मोटर यूनिट सिंक्रोनाइजेशन, कितना इफेक्टिवली सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। मसल फाइबर टाइप, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिसाइडेबल। आपको पता ही है, कई बार हमने मस्कुलर सिस्टम में डिसाइड किया, मायोसिन एटीपेज ज़्यादा होते हैं, कंट्रेक्टाइल फोर्स ज़्यादा होता है, डायमीटर ज़्यादा होता है टाइप 2 मसल फाइबर का, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड होते हैं, जिस कारण से फोर्स जनरेशन ज़्यादा होता है ड्यू टू टाइप 2 मसल फाइबर। Got it? नेक्स्ट है मसल्स हाइपरट्रोपी। यस, मसल्स हाइपरट्रोपी क्या होता है? व्हाट इज मसल्स हाइपरट्रोपी? यस, और बताएगा कोई? यस, साइज हो जाना, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाना, अल्टीमेटली मसल्स का साइज बढ़ जाना, तो ये क्या होता है, मसल्स हाइपरट्रोफी। अब इसमें क्या होता है, मसल्स में मायोसिन एटीपेज के नंबर भी बढ़ जाते हैं, है ना।
एटीपीएस के नंबर्स भी बढ़ जाते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल ब्रिज ज़्यादा बनेंगे, क्रॉस ब्रिज ज़्यादा बनेंगे मायोसिन और एटीपीएस के, जिसके वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा होगा विथ लार्ज मसल साइज, राइट। मसल्स वेयर डेवलप होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बढ़ जाएंगे, कैपिलरीज बढ़ जाएगी मसल्स में, तो मसल्स क्या हो जाएगी, वेल डेवलप्ड हो जाएगी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, इंक्रीजिंग मसल्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, diameter, the more diameter of muscle fiber, the more large amount of force it can generate, and that is can be acquired to strength training. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके अच्छे प्रोटीन की डाइट लेके मसल्स हाइपरट्रोफी लाया जा सकती है, राइट। अब आपको देखो, मैं हाइपरट्रोफी पे आ गया तो यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पे दो टाइप की हाइपरट्रोफी होती है, एक होती है ट्रांसिएंट हाइपरट्रोफी, एक होती है बोल सकते हैं परमानेंट हाइपरट्रोफी या रेगुलर में। अब ट्रांसिएंट हाइपरट्रोफी क्या होती है, सपोज जैसे आप वर्कआउट करके आए हो, आपको दिखेगा यार मेरी मसल का साइज बढ़ गया, तो ये क्या टेम्पररी हाइपरट्रोफी हो जाती है। इट इज ड्यू टू, बताओ इट इज ड्यू टू किस वजह से होता है मसल्स पंप, बताओ, यस एनीवन? नो नो, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, वी आर जस्ट इन अ जनरल लैंग्वेज वी यूज ना मसल पंप, मतलब वी से और आफ्टर जस्ट आफ्टर वेट ट्रेनिंग यू मे फील there may be improvement in the muscle size, or may you feel good in your muscles, temporary your muscle size enlarge temporarily, right? तो उसको in general word we use muscle pump sometimes, it is not scientific word, it's just a normal language। तो उसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसिएंट हाइपरट्रोफी, टेम्पररी मसल का साइज बढ़ जाना। इट इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एडिमा इन इंटेस्टाइनल स्पेस, सेल्स के आसपास में फ्लूइड जम जाता है, प्लाज्मा जम जाता है, फ्लूइड जम जाता है, तो इसको बोलते हैं एडिमा, जो कि बाद में वापस नॉर्मल हो जाती है। तो ये ट्रांसिएंट हाइपरट्रोफी है। एक है परमानेंट हाइपरट्रोफी जो हम बात करते हैं, है ना, क्लियर है। नाउ सेकेंड एक और वर्ड आता है, नाउ ये इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मसल फाइबर, इसको क्या बोलेंगे हम, राइट डाउन, यस, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मसल्स, इसको क्या बोलेंगे, एनी वर्ड, राइट डाउन, हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया मतलब इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मसल फाइबर, डेट इज वेरी रेयर, इट्स नॉट पॉसिबल in human beings, it is very rare, very rare, not possible, we can say at all, almost not possible. So hyperplasia, write down, it's increasing number of muscle fiber, got it, clear है सबको, हाइपरट्रोफी, ओके। न्यूरोमस्कुलर इनिबिशन, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, एक बार याद करो, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम में भी बताया था, नर्वस सिस्टम में भी बताया था, है ना। मैं इसको क्यों बता देता हूं, हमारी मसल्स की एबिलिटी है, मसल्स में एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है कि हम ज़्यादा वेट लिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, विड्रॉल होगा। अब मैंने अगर ज़्यादा वेट लिफ्ट कर लिया तो ये स्टिमुलस जाएगा मेरे ब्रेन में थ्रू रिसेप्टर, मतलब गोल्गी टेंडन ऑर्गन, गोल्गी टेंडन ऑर्गन इसको लेके जाएगा इंपल्स को, और ब्रेन को बोलेगा कि ज़्यादा वेट लिफ्ट कर लिया। उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, मैं वेट को ड्रॉप कर देता हूँ, या फिर क्या करता हूँ, वेट को रिमूव कर देता हूँ। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब मैं रिपीटेड वर्क क्या करूँगा, रिपीटेड वेट ट्रेनिंग करूँगा तो ये मैकेनिज्म काम करना बंद कर देगा। ये मेरा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे परसेप्शन नहीं होगा कि मैं कितने ज़्यादा वेट उठा रहा हूँ, मेरे ब्रेन को, मुझे तो होगा, मेरे ब्रेन को परसेप्शन नहीं होगा। तो ये क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर इनिबिशन, अल्टरनेशन, दिस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आर अल्टर्ड एंड दिस इनिबिशन में ऑकर एंड फोर्थ जनरेशन कैपेसिटी में इंक्रीज। समझ पा रहे हो? तो ये मैकेनिज्म में अगर हिंड्रेंस आएगा, अल्टरनेशन आएगा, तो आपकी अल्टीमेटिकली फोर्थ जनरेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये हमने कई बार पढ़ा था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। इट इज़
थ्रू गोल्गी टेंडन ऑर्गन। ओके, मसल्स का कोऑर्डिनेशन सिंपल सी बात है, इंट्रा कोऑर्डिनेशन, इंट्रामस्कुलर इंटरमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा होगा तो मसल्स फोर्स जनरेशन कर पाओगे, नॉर्मल सी चीज है, नो डाउट। फॉस्फोगन स्टोरेज, नो डाउट, if you have a large amount of creatine phosphate and a strong ATP PCR system, then it is responsible for the intense burst of force generation with short period of time. As we have studied in energy system, it is a dominating role play. ATP PCR system is the main dominating role play if you are doing a short intense workout with large force generation. Okay, stress shortening cycle. स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल क्या होती है? ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रेच शॉर्टनिंग, इसेंट्रिक कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन। जैसे आप डेप्थ जंप करते हो या प्लायोमेट्रिक करते हो, तो प्लायोमेट्रिक में क्या करते हो, आपने क्या किया, तुरंत बेंच के ऊपर जंप किया, कंट्रैक्ट किया, फिर इंसेंट्रिक किया, फिर ग्राउंड पे जंप जैसे लैंडिंग की वापस फिर कंट्रैक्ट करोगे, फिर एक और बार में इंसेंट्रिक करोगे, कंसेंट्रिक करोगे। तो प्लायोमेट्रिक क्या है? प्लायोमेट्रिक क्या है? स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल पे बेस्ड है ना। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? डेप्थ जंप पे बोलते हैं कई बार, राइट। तो डेप्थ जंप करने से क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल होता है, एक बार कंट्रैक्ट होने के बाद में जब हम कंट्रैक्ट करते हैं इसेंट्रिक के बाद में, अपनी रिपीटेटिव फोर्स जब करोगे इंट्रिंसिक कंसेंट्रिक कंसेक्शन, तो क्या होगा, फोर्स का जनरेशन बढ़ जाएगा। एनहांसमेंट इन फोर्स कंसेंट्रिक मसल एक्शन ड्यूरिंग फाइनल फेज ऑफ साइकिल, दिस परफॉर्मेंस enhancement result from stress shortening cycle most likely occur because of storage of elastic energy। जैसे स्प्रिंग है, आपने देखा होगा कार्टून में, स्प्रिंग के ऊपर हम एक आता है ना, उस पे स्प्रिंग के साथ जंप किया, शूज में सपोज आपने स्प्रिंग लगा लिया, शूज में आप ऊपर से लैंडिंग करें तो स्प्रिंग दबाओ, फिर आप जब वापस से फोर्स करोगे तो फोर्सफुल होगा, है ना। तो ये क्या है, वैसे ही हमारी मसल्स है, इसमें इलास्टिसिटी होती है। तो जब हम कंट्रैक्ट करते हैं, जैसे लैंडिंग करते हैं फिर ओपन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, फोर्स का जनरेशन बढ़ जाता है। आप समझ पा रहे हो? इसमें किस चीज का रोल है? स्ट्रेस रिफ्लेक्स का। स्ट्रेस रिफ्लेक्स वी हैव स्टडीड, जब स्पाइंडल फाइबर रिलैक्स होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, अचानक से वो फोर्स जनरेट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है स्ट्रेस रिफ्लेक्स का। हियर द रोल ऑफ स्पाइंडल फाइबर, रिलेट कर पा रहे हो उस चीज से? व्हाट इट, ये देखो, यहां से मैं आया, मैंने लैंडिंग किया, सपोज मेरे पैर में स्प्रिंग लगा हुआ है, फिर मैंने लैंडिंग किया, तो यहां पे क्या होगा, कंसेंट्रिक होगा, फिर वापस इंसेंट्रिक, तो ये क्या होगा, रिपीटेड ऐसा। इसमें क्या होगा, फोर्स का जनरेशन बढ़ जाएगा। क्लियर कर पा रहे हो? गॉट इट। तो रिपीटेड लेंथ में चेंजेस होगा, इसकी वजह से शॉर्ट जनरेशन भी फोर्स का होगा। इसमें साथ ही साथ स्ट्रेस रिफ्लेक्स भी काम करेगा और मसल्स की इलास्टिसिटी भी। तो यहाँ पे दो फैक्टर आपको देखने में नजर आ रहे हैं। क्या क्या है इसमें फैक्टर? एक तो इलास्टिसिटी, स्ट्रेस रिफ्लेक्स, ठीक है, मसल्स एक्टिवेशन। ये इस वजह से फोर्स का जनरेशन लार्ज होता है। बॉडी वेट, साइकिक फैक्टर। तो साइकिक फैक्टर आपको पता ही है, विलिंगनेस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइकोलॉजिकली आपका बहुत, साइकोलॉजी मतलब हर चीज़ में इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजिकली, है ना। और ये अगर आपका पढ़ने का मन कर रहा है, आप खुश होकर पढ़ रहे हो, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप लोड लेके पढ़ोगे तो आपको बर्डन लगेगा, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली वैसे ही ट्रेनिंग करने में भी साइकोलॉजी इज वेरी एवरीथिंग, माइंडसेट इज एवरीथिंग भी, ठीक है। नाउ एडेप्टेशंस, ये हमारे फैक्टर्स थे कि जो स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। अब सपोज हम रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, देन व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस? वो सेम चीज रिपीट होगी यहाँ पे कुछ कुछ, क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं वही तो डेवलप होंगे एडेप्टेशंस करके। जो फैक्टर डिसाइड करते हैं वही, उनमें चेंजेस आएगा। तो दिस इज ऑलमोस्ट सेम, दिस आर द एडेप्टेशंस, और वी कैन से दिस कैन बी द फैक्टर्स। तो न्यूरोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल,
न्यूरोलॉजिकल मैंने आपको अभी बताया। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स देखो, सबसे पहले जैसे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने जाते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल फेज ऑफ गेन इन स्ट्रेंथ, टेल मी। द इनिशियल गेन इन स्ट्रेंथ ड्यू टू विच फैक्टर, न्यूरोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल? अरे मॉर्फोलॉजिकल भी नहीं आएगा और न्यूरोलॉजिकल भी नहीं आएगा। सबसे पहले मैं जैसे ही वेट ट्रेनिंग करने गया, द इनिशियल फैक्टर विच डिसाइड माई स्ट्रेंथ, और वी कैन से इनिशियल इंक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ गेन इज ड्यू टू मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी you got, you learn how to lift the weight properly, you learn how to lift, how to do proper movement. This is the one of the most important factor. अगर मैं आपको 4 फैक्टर दे दूं, the most initial factor which decide the initial gain in strength, ऑप्शंस में मैकेनिकल एफिशिएंसी, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर और मॉर्फोलॉजिकल एडaptation, तो आपका आंसर क्या होगा? मैकेनिकल एफिशिएंसी। अगर मैकेनिकल एफिशिएंसी यहां पे ऑप्शन में नहीं रहता तो उसके बाद में आएगा न्यूरोलॉजिकल, और सबसे लास्ट में आएगा मॉर्फोलॉजिकल, और वी कैन से मॉर्फोलॉजिकल वी कैन बी रिप्लेस्ड बाय हाइपरट्रॉपी, मसल्स हाइपरट्रॉपी। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एडेप्टेशंस। सबसे पहले हम सीखते हैं कैसे वेट को लिफ्ट करते हैं, कैसे हम गेन करते हैं एफिशिएंसी। आपको पता होगा स्टार्टिंग में जो बिगिनर है, आपके लिए ये बिगिनर के लिए बोल रहे हैं हम, ये इंटरमीडिएट या उसके लिए नहीं बात कर रहे हैं, बिगिनर। सबसे पहले उसको पता चलेगा कि भाई कैसे लिफ्ट किया जाता है। उसके बाद में इनिशियल वीक्स में, फर्स्ट वीक में आपको थ्रू 4 डेज में तो ये देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग के फ्यू वीक में न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशंस होंगे, ये सारे एडेप्टेशंस होंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद में आप रेगुलर वेट ट्रेनिंग करते जा रहे हो तो आपका मसल्स का साइज बढ़ेगा। तो ये फैक्टर्स है स्ट्रेंथ के, इस सीक्वेंस में एडेप्टेशंस होगा। गॉट इट? राइट इट डाउन। मॉर्फोलॉजिकल, द वर्ड मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर जनरली वी यूज इन अ ह्यूमन स्ट्रक्चर, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मतलब साइंटिफिकली। ओके, तो राइट डाउन दिस सीक्वेंस, phases of adaptation, write down heading phases of adaptation। फर्स्ट लिखो, एरो लिखो, मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, अब मैकेनिकल एफिशिएंसी को कई और तरीके से भी बोल सकते हैं, बायो मैकेनिकल एफिशिएंसी, लर्न हाउ टू वेट लिफ्ट, ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है जो वर्ड इस्तेमाल किया है। मॉर्फोलॉजिकली की जगह पे यहाँ पे हाइपरट्रोफी आ सकता है, मसल साइज आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखो न्यूरोलॉजिकल, उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल। लिख लिया सबने? यस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यूरोलॉजिकल एडप्टेशंस थे। अब न्यूरोलॉजिकल एडप्टेशंस में आपको मैंने क्या बता दिया है? हाँ, मोटर यूनिट बता दिया है, सिंक्रोनाइजेशन बता दिया है, और ये सारी चीज़ें यू ऑलरेडी नो। इसमें से कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। रिफ्लेक्स एक्टिवेशन, यस, रिफ्लेक्स एक्टिवेशन मतलब आप क्या कर रहे हो? ऑटोमाइजेशन गेन कर रहे हो। हमारी बॉडी कुछ रिपीटेड वर्क करती है तो क्या करती है, उसमें क्या होता है? ऑटोमाइजेशन आ जाता है। ऑटोमेटिकली हम वो चीज के लिए एडेप्टेबिलिटी हो जाती है हमारी मसल्स में, मेमोरी में, राइट? हमें उस काम को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे? मसल्स का साइज बढ़ेगा, मसल्स की हाइपरट्रोफी होगी। फाइबर टाइप में ट्रांजिशन मतलब प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। टाइप 2 मसल्स फाइबर की प्रॉपर्टीज में भी एक्वायर्ड, लाइक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छे से डेवलप हो सकता है, ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी बढ़ सकती है, राइट? अल्टरेशन इन मसल्स आर्किटेक्चर। एक होता है एंगल ऑफ पिनेशन, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेंथ में। एंगल ऑफ पिनेशन ये भी आपको बताऊंगा मैं, उसमें नोट्स में लिखा हुआ है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बढ़ाते हैं। द डिग्री टू विच टू ब्रॉड कंट्रोल, एक मिनट इसमें देखता हूं, जेनेटिक वगैरह की तो बात ही नहीं करना, छोड़ो।
होल मसल्स हाइपरट्रोफी कुड रिजल्ट ओनली फ्रॉम इंडिविजुअल मसल फाइबर हाइपरट्रोफी। अब हाइपरट्रोफी होती कैसी है? हाइपरट्रोफी तो साइज हमने देखा, ओवरऑल मसल्स का साइज बढ़ गया, पर मसल्स के अंदर क्या चेंजेस आए? आउटर साइड से देखें तो मसल का साइज हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट इफ यू जूम इन तो क्या होगा? सार्कोप्लाज्म बढ़ जाएगा, एक्टिन मायोसिन के नंबर बढ़ सकते हैं, बढ़ जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू बढ़ जाएंगे। तो ये सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? हमें मसल्स फाइबर का साइज ज्यादा देखने को मिलेगा। व्हाट इट एवरीवन? देखो यहां पे क्या है, अर्ली फेजेस ऑफ ट्रेनिंग इज मोस्ट अफेक्टेड बाय न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। अब यहां पे न्यूरोलॉजिकल फैक्टर क्यों बताया है? ये दो फैक्टर की बात कर रहे हैं हम मेनली। अगर यहां पे आपको अगर एमसीक्यूज में तीनों देखे तो सबसे पहले मैकेनिकल, फिर न्यूरोलॉजिकल, फिर मॉर्फोलॉजिकल, और अगर यहां पे मैकेनिकल हट आए तो सिर्फ न्यूरोलॉजिकल आएगा। ठीक है, तो वो वाले लेवल का जो सीखने की बात है ना, वो एकदम प्रो लेवल की बात कर रहे हैं हम। प्रो लेवल की बात कर रहे हैं, जो सीखने की बात कर रहे हैं कि बेंच प्रेस, स्नेच और ये सब कैसे करना, इसमें डिसाइड करता है। पर ये कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम। नॉर्मली हम किसी को बुला ले, अगर हम नॉर्मल से वेट ट्रेनिंग कराएं, जैसे बाइसेप्स कर लो हो गया, शोल्डर प्रेस हो गया, तो ये जल्दी जल्दी सीख सकते हैं इन पर्सन। हम कॉम्प्लेक्स वेट लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स जो होता है कंपटीशन के हिसाब से, उसमें तो टाइम लगता ही है, बट ये जो सिंपल चीजें हैं जल्दी से सीख सकते हैं पर्सन। समझ पा रहे हो? अगर मूवमेंट हमारा सही होगा, समझ देखो बाइसेप्स कर रहा है, सिंपल सी चीजें 2 दिन में इंसान करना सीख सकता है। शोल्डर प्रेस 2-3 दिन में नया पर्सन सीख सकता है। तो ये चीजें सिंपल है, पर हम नॉर्मल से और कॉम्प्लेक्स जाएं हेवी वेट के साथ में, ठीक है, डेड लिफ्ट वगैरह या और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जाए, स्नेच है ना, पावर लिफ्टिंग के कंपटीशन, वेट लिफ्टिंग के कंपटीशन, तो उसमें टाइम लगेगा। क्लियर है? तो यहां पे न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन पहले आएगा। द टाइम में न्यूरोलॉजिकल फैक्टर एडेप्टेशन प्रोबिनोमेट 6 to 20 वीक्स इनिशिएशन ऑफ रेसिस्टेंट ट्रेनिंग, whereas longer training adaptation are limited by morphological adaptation. Got it? What I already told you. तो ये थे हमारे फैक्टर्स। मेथड ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, सिंपल मेथड, कॉम्बिनेशन करना, मतलब एक साथ करना। फर्स्ट एक्सरसाइज देन सेकेंड एक्सरसाइज बी वाली, जैसे बेंच प्रेस करके स्क्वाट लगाना, सुपर सेट, पिरामिड, अभी पढ़ेंगे ये सब चीज़ें, प्लोमेट्रिक, सर्किट ट्रेनिंग। अब आते हैं हमारी हैंड रिटन नोट्स के ऊपर, बाकी का उसमें दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। इधर जो बच्चा कुछ है वो इधर की साइड पढ़ते हैं। देखो अगर हम बात करें आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग की, तो किसने दिया? जे पेरिन 1968 में, है ना, आइसोकाइनेटिक। आपको पता ही है आइसोकाइनेटिक में क्या होता है? मैक्सिमम फोर्स होता है द रेंज ऑफ मोशन। हम अगर बात करें आइसोकाइनेटोनिक की, तो जैसे जैसे एंगल चेंज होता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन में चेंजेस देखने को मिलेगा। साइन थीटा 90 की वैल्यू होती है अलग, ठीक है, मतलब जो थीटा की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, हर एंगल पे चेंजेस देखने को मिलेगा, है ना। अगर आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कोस थीटा, तो उसमें क्या है, हर एंगल पे आपको वैल्यू देखने को मिलेगी अलग अलग, है ना। साइन थीटा कोस थीटा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री, या जीरो, आप वैल्यू भूल गया मैं क्या थी, तो पर ये आपको चेंजेस देखने को मिलेगा वैल्यू में। तो हर एंगल पे चेंजेस देखने को मिलता है। बट आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग में क्या करते हैं हम, क्या डिफरेंस है आइसोकाइनेटिक और आइसोटोनिक में? आइसोकाइनेटिक में हर एंगल पे सेम फोर्स रहेगा। इक्विपमेंट के थ्रू ये पॉसिबल हो पाता है कि फोर्स को मैनिपुलेट कर देते हैं हर एंगल पे, है ना। टोटल 10% हो
तो ये आइसोकाइनेटिक, मैक्सिमम फोर्स थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में मैक्सिमम फोर्स, ये आइसोकाइनेटिक, राइट। स्पीड की बात नहीं कर रहे हम मैक्सिमम मतलब फोर्स की बात कर रहे हैं, समझ। देखो क्या होता है आइसोकाइनेटिक में, क्या होता है जैसे मैंने ये किया आइसोटोनिक में, ये मेरा एंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स एग्जर्ट होगा वो अलग होगा। अब ये इतना एंगल पे आ गया तो अलग होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल में चेंजेस हो रहा है, एंगल में यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एंगल, है ना। तो यहाँ पे जब एंगल चेंज होता है तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स क्या होता है यहाँ पे, इसका हम देखें फंक्शन तो साइन थीटा, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है, जो फोर्स जनरेट होता है, जो फोर्स लगता है हमें, वो हर एंगल पे मसल्स में अलग अलग फोर्स परसीव्ड होगा। इतना ज्यादा हम फिजिक्स में और जाएंगे नहीं इसका डिटेल में। हर एंगल पे, हर थीटा पे अगर हम देखें वैल्यूज की तो चेंजेस देखने को मिलेगा। बट इस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं हम आइसोकाइनेटिक मशीन से। थ्रू आइसोकाइनेटिक मशीन वी कंट्रोल दिस चेंजेस इन फोर्स एट एवरी एंगल। So here maximum force throughout the range of motion, even at this angle 90 degree or at a 30 degree, the force will remain same throughout this whole phase. Got it? कई बुक में इसको पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ लिख दिए थे, और बाकी रियल में मीनिंग यही है इसका, है ना, जो कि पॉसिबल है इक्विपमेंट के थ्रू। यस, आपकी आवाज कट रही है। एडवांटेज ट्रेनिंग के लिए है। ट्रेनिंग जैसे हम अगर फोर्स चेंजेस हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल वे में ट्रेनिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इक्विपमेंट बेस्ड ट्रेनिंग है, पूरे रेंज ऑफ मोशन में ट्रेनिंग कर सकते हैं। आइसोकाइनेटिक मशीन, आपने साइबेक्स मशीन वगैरह जो देखी होगी, जो भी है, तो ट्रेनिंग के लिए ये एक अलग टाइप की ट्रेनिंग है जिसमें हमें फोर्स जनरेट होगा हर मसल से, हर एंगल पे। जो कमी है वही इसका बेनिफिट है। आइसोटोनिक का जो कमी है वही इसका बेनिफिट है ना। एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग, वन ऑफ द मेथड, कंट्रास्ट मेथड। कंट्रास्ट मेथड में क्या होता है, अल्टरनेटिव वेट होता है। लिखो कंट्रास्ट मेथड, राइट डाउन। 10 kg 5 kg 10 kg 5 kg, इसको बोलेंगे कंट्रास्ट मेथड। अल्टरनेटिव वेट करके अप डाउन लिख लिया सबने। अल्टरनेटिव हायर एंड लोअर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट सर्किट ट्रेनिंग, कंटिन्यूटी ऑफ एक्सरसाइज, और स्पीड में और स्पोर्ट ट्रेनिंग में और आगे हम पढ़ेंगे ये। कंटिन्यूटी ऑफ एक्सरसाइज, वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें सीरीज ऑफ एक्सरसाइज होती है अलग अलग स्टेशन पे, 10-15 स्टेशन होते हैं, है ना। ये आरजी मॉर्गन एंड जीटी एंडरसन ने 1953 में दिया था, है ना, जिसकी इंटेंसिटी याद रखना 30 to 50%। रिपीटेशन डिपेंडिंग ऑन एक्सरसाइज 20-40। शॉर्ट एंड इनकम्प्लीट रिकवरी लेते हैं। रिकवरी का मोड क्या होगा इसमें, शॉर्ट एंड इनकम्प्लीट। अलग अलग स्टेशंस होंगे, जैसे यहाँ पे बेंच प्रेस हो गया, यहाँ पे स्क्वाट्स हो गया, यहाँ स्क्वाट्स एंड जंप हो गया, ठीक है, यहाँ पे शोल्डर प्रेस हो गया, फिर यहाँ पे रोप जंप हो गया। ऐसे अलग अलग स्टेशन पे होंगे, हम सर्किट में ऐसे मूव करते जाएंगे, बीच में इंटरमीडिएट रेस्ट रहेंगे। एक राउंड पूरा होने के बाद में हम थोड़ा सा लॉन्ग रेस्ट रहेंगे बिटवीन दिस कंप्लीट रिपीटेशन के बाद में, पूरा एक सीरीज होने के बाद में फिर वापस कर सकते हैं। ऐसा होता है सर्किट ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, रिलेशन क्या है? यस, एनीवन? स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का कोई रिलेशनशिप बताएगा, नुकसान फायदा? हाँ, हम पूरा कंप्लीटली इन्वर्सली प्रोपोर्शनली नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या हुए कि फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए भी मिनिमम स्ट्रेंथ तो चाहिए ना। बट समहाउ अगर ये एक्सेस अमाउंट में, एक्सट्रीम में अगर गेन कर लेते हैं हम, एक्सट्रीम में,
तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसा काम करेगा। अगर ये दोनों नॉर्मल रहे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का काम नहीं करेगा। बट हम एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं, एक्सट्रीम में अगर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर ली। आपने देख लिया वो जो एकदम हट्टे कट्टे होते हैं, जो बहुत ज्यादा बाइसेप्स, जिनके 2 थाई के बराबर सिर्फ बाइसेप्स ही होता है, तो क्या वो मूवमेंट कर पाते? वो तो मुंह तक खाना ले जाने के लिए भी मुंडी को नीचे करना पड़ता होगा उनको, चेहरे को बाइसेप बीच में अड़ जाता होगा। समझ रहे हो? अननेसेसरी बॉडी के साथ खिलवाड़। तो वो क्या है, जब इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी तो फ्लेक्सिबिलिटी का तो खत्म होना ही है, मोबिलिटी तो खत्म होना ही है नहीं? मसल स्टोन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या है ये? स्ट्रेंथ कॉज हायर मसल स्टोन। व्हाट इज द कॉज? हायर मसल स्टोन। हमारी मसल्स मोर कंट्रैक्टेड स्टेट में रहेगी एज पर द रेस्टिंग, एज पर द रिक्वायर्ड लेवल। मसल स्टोन मतलब एक मिनिमम कंट्रैक्शन मसल्स का। अभी हम बैठे हैं, हमारी मसल स्टोन मेंटेन है। व्हाट इज द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स? और कितना मसल्स कंट्रैक्टेड स्टेट में है, इसको बोलते हैं मसल स्टोन। अभी रेस्टिंग में है, नॉर्मल मसल टोल है हमारा, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे एग्रेसिव, या बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम उसको, स्पोर्ट्स खेलते खेलते बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे तो हमारा मसल स्टोन बढ़ सकता है। तो जो वेट ट्रेनिंग करने से क्या होता है, मसल स्टोन में बढ़ जाता है और मसल्स की शॉर्टनिंग हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी पे नेगेटिव इफेक्ट होता है ना। और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाने से मसल्स लेंथनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ में लॉस होगा। तो अगर दोनों में से किसी को एक्सट्रीम में हमने कर लिया गेन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिया, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग कर ली, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की तरह काम करेगा, ठीक है। सो स्पीड ट्रेनिंग आल्सो, स्पीड ट्रेनिंग से भी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये यहां तक तो ठीक है, क्लियर है? ये हो गया हमारा, ये अगला टॉपिक हो गया। क्लियर है फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप? तो दोनों को मेंटेन करके चलना है, दोनों को साथ में ट्रेनिंग प्लान में इन्वॉल्व करना जरूरी है इफ यू आर स्पोर्ट्स पर्सन। अब देखो, स्पीड ट्रेनिंग आल्सो इंक्रीजेस स्ट्रेंथ। स्पीड ट्रेनिंग कर से अगर हम देखो कोई बिगनर है, तो स्पीड में क्या होता है, फोर्स जनरेशन फास्ट होता है ना। तो बिगनर में हम किसी भी ट्रेनिंग करा दे, उसका क्या मल्टीपल बेनिफिट मिलने को मिलता है। जो ट्रेंड एथलीट है ना, उसमें बेनिफिट सिर्फ स्पेसिफिक ट्रेनिंग से ही मिलेगा। बिगिनर को मैं कुछ भी करा दूं, उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल ही जाएगा। मैं कुछ भी करा दूं, उसको रनिंग करा दूं नॉर्मल से, स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी एंड्योरेंस बढ़ जाएगा। पर जो ट्रेंड एथलीट है उसको स्पेशलाइजेशन की जरूरत है बहुत ज्यादा। स्पीड ट्रेनिंग से सिर्फ स्पीड बढ़ेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इन केस ऑफ चिल्ड्रन और बिगिनर, स्पीड ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी इंप्रूवमेंट मिलता है, स्ट्रेंथ में। रैपिड बहुत ज्यादा अगर हम स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे तो कोऑर्डिनेशन में भी पुअर देखने को मिल सकता है स्किल्स में। क्लियर है? तो ट्रेनिंग प्लान में क्या होना चाहिए, पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को शामिल करने के बाद में ट्रेनिंग टेक्निक ट्रेनिंग करना जरूरी है। क्लियर है यहां तक? एक्सरसाइज फॉर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। यस एनीवन, एनी डाउट? अब देखो यहां पे वर्क क्या लिखा हुआ है, CSC, वर्क स्कोनसेंकी, पता नहीं क्या नाम है इसका, VR वर्क CHC। ये कोई पढ़ के बताएगा क्या लिखा हुआ है? एनीवन प्रोनाउंस दिस? वर्क स्कोनसेंकी वर्क स्कोनसेंकी, ठीक है। 1971 में इसने रिकमेंडेड किया था एक्सरसाइज, कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज, कंपटीशन के लिए जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो ये फैक्टर्स को डिसाइड करना है। मैं नॉर्मल बॉडी वेट लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं। इफ यू आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर कंपटीशन और एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, मुझे शॉटपुट का परफॉर्मेंस बढ़ाना है, मुझे हैंडबॉल का, मुझे फुटबॉल का परफॉर्मेंस बढ़ाना है, तो क्या फैक्टर आपको ध्यान में रखना है? ये सारे फैक्टर्स आप लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कॉपी में लिख लेना। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, एक्यूचुएट
phase of movement, amplitude, magnitude of strength application, speed with maximum force application is achieved, and types of and manners of muscles work. तो ये सारे फैक्टर डिसाइड कर को देख के रख के हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए. सबसे पहले एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. सपोज फॉर एग्जांपल मेरा डायरेक्शन है, मेरा थ्रोइंग का डायरेक्शन है ये एंगल पे, इस एंगल पे मैं थ्रो कर रहा हूं, या मैं इधर की साइड देखो, इस एंगल पे मैं थ्रो कर रहा हूं, और वेट ट्रेनिंग कर रहा हूं मैं सिर्फ इस एंगल पे. ये यहां पे सपोज है 48 डिग्री और मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूं 30 डिग्री एंगल के साथ में एक्सप्लोजिव. तो ये काम देगा क्या? यस, काम देगा क्या? तो ये जो एंगल है, जो एम्पलीट्यूड है, जो हमारा स्पोर्ट्स का एप्लीकेशन है, उस हिसाब से हमें वेट ट्रेनिंग करनी है. दैट इज एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन. गॉट इट? सपोज मैं शॉर्ट पुट कर रहा हूं और मेरा शॉर्ट पुट को फेक रिलीज होने का एंगल ये है, और मैं बेंच प्रेस में करने जा रहा हूं स्ट्रेट वाली, सिर्फ इंक्लाइन डिक्लाइन करके नहीं, कोई वेरिएशन नहीं लाके, एंगल में चेंजेस नहीं. मेरा थ्रोइंग का फोर्स का एग्जीक्यूशन का जो डायरेक्शन है, मूवमेंट एम्पलीट्यूड है, वो ये है. तो मुझे वेट ट्रेनिंग ऐसी करनी चाहिए जो मेरे स्पोर्ट्स मूवमेंट स्पेसिफिक हो, स्पोर्ट्स मूवमेंट स्पेसिफिक, इवेंट के मूवमेंट स्पेसिफिक हो. उसका एग्जीक्यूशन, जो मूवमेंट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, वो सेम मैनर में हम वेट ट्रेनिंग में इंक्लूड करना है. ऐसे नॉर्मल स्ट्रेंथ गेन करने से क्या मतलब? अल्टीमेटली काम तो देगी बट स्पेसिफिक नहीं रहेगा ना. तो ये क्या है? एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. किस रेंज में और कितनी डायरेक्शन में मूवमेंट लेना है. ठीक है? रेंज, एम्पलीट्यूड मतलब रेंज थ्रू विच अ जॉइंट और बॉडी पार्ट मूव, जैसे आपको मैंने बताया. डायरेक्शन एज वेल एज एंगल इन विच फोर्स इज अप्लाइड. सपोज मेरा फोर्स, मैं फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूं शॉर्ट पुट, 45 डिग्री पे एंगल मुझे बनाना है, तो मैं बेंच प्रेस क्या करूंगा? इंक्लाइन करूंगा. तो ये मतलब स्पेसिफिक. इसका मतलब क्या हुआ? क्लियर है सबको? एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. यस. नेक्स्ट है एक्सेंचुएट फेज ऑफ मूवमेंट एम्पलीट्यूड. इसका मतलब क्या हुआ? हमें यह ध्यान में रखना है कि किस, देखो मूवमेंट जब हम करते हैं तो मूवमेंट के हर फेज में फोर्स नहीं लगता है, मैक्सिमम फोर्स नहीं लगता है. फेज जैसे मैं रिलीज करने जा रहा हूं शॉर्ट पुट, या फिर मैं बेंच प्रेस कर रहा हूं, तो जो डायरेक्ट फेज है, ये पूरा टोटल मूवमेंट का डायरेक्शन है, मूवमेंट का फेज है, हर फेज में एक जैसा फोर्स नहीं लगेगा. तो इसको बोलेंगे एक्सेंचुएट फेज ऑफ मूवमेंट एम्पलीट्यूड. मतलब किस फेज में मैक्सिमम फोर्स लग रहा है. मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टेक्स प्लेस ओनली सर्टेन फेज ऑफ टोटल मूवमेंट. दिस फेज को क्या बोलेंगे हम? ए पर्टिकुलर. क्लियर है? तो ये जैसे मूवमेंट हो रहा है मेरा, और इस मूवमेंट में मैं आया, उस टाइम पे मैक्सिमम फोर्स लगा. आपको समझ में आया सेकेंड पॉइंट? तो जब हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो किस टाइम पे फोर्स का रिक्रूटमेंट है ज़्यादा है, उस टाइम पे इसे एक्सरसाइज करना है. मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ एप्लीकेशन. कितना मैग्नीट्यूड है, कितनी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, नॉर्मल सी बात, एज पर द रिक्वायर्ड कॉम्पिटिशन. आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, नहीं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए, तो एक्सप्लोजिव पे काम करो, है ना. स्पीड ऑफ एप्लीकेशन, अचीविंग मैक्सिमम फोर्स एप्लीकेशन. मैक्सिमम फोर्स एप्लीकेशन अचीव्ड आफ्टर डिफरेंट टाइम इंटरवल इन डिफरेंट मूवमेंट. देखो फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोजिव मूवमेंट में देखें तो मसल्स डेवलप टेंशन वेरी फास्ट एंड अचीव मैक्सिमम वैल्यूज इनिशियल फेज ऑफ मूवमेंट. क्या होता है? स्पीड के हिसाब से, अगर मेरी स्पीड फास्ट है, मैं एक्सप्लोजिव मूवमेंट कर रहा हूं सपोज, तो एक्सप्लोजिव मूवमेंट के टाइम पे क्या होता है, जो मैक्सिमम फोर्स लगता है ना, वो इनिशियल फेज में लगता है मूवमेंट के. मैक्सिमम फोर्स अगर मैं स्पीड को कम कर दूं तो हो सकता है मिडिल फेज में लगे मूवमेंट के.
तो ये है स्पीड ऑफ अचीविंग मूवमेंट फोर्स, मैक्सिमम फोर्स एप्लीकेशन। ठीक है, स्पीड के हिसाब से फोर्स कब लगा रहे हैं, राइट। नाम याद रखना है आपको ये कुछ कुछ चीजें। टाइप्स एंड मैनर ऑफ मसल्स वर्क, ये भी डिपेंड करेगा। इन ऑल जंपिंग मूवमेंट, हिप नी एंकल कंट्रैक्ट इन सेंटिंग मैनर, specific strength develop, jump and resistance training are more specific than simple squat, right? Type and manner of muscles work. अब साइकिलिंग स्पोर्ट्स हो और कुछ जंप वाला स्पोर्ट्स हो, है ना, तो इन दोनों टाइम पे अगर हम देखें तो क्या होगा, फोर्स का रिक्रूटमेंट अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल इन जंपिंग मूवमेंट द मसल्स कैसे, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा सीक्वेंस, हिप, फिर नी, फिर एंकल। हम जंप करते हैं, सपोज हाई जंप पे करते हैं, है ना, तो फोर्स कैसे लगता है, हमारी जो मूवमेंट है कहां से जनरेट होता है, या फिर हमने सपोज जंप में टेक ऑफ लिया तो टेक ऑफ लेते टाइम कैसे होता है जनरेशन फोर्स का, और वी कैन से शॉर्ट पुट फेंका मैंने, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, पैर को हिप को ट्रांसफर करते हैं, फिर अपर बॉडी को हिप करेंगे, फिर शोल्डर को, और लास्ट में हमारा फिंगर पॉइंट आएगा, पाम आएगा, पाम, है ना, तो हमारे हैंड्स रिलीज होगा। तो ये क्या है, अलग अलग सीक्वेंस है फोर्स लगाने का। इस तरीके से मसल्स वर्क कर रही है, तो उस हिसाब से हमें फोर्स की ट्रेनिंग करना है। सीक्वेंस अगर मैं ट्रेनिंग करूं तो कैसे करना है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करूं तो सबसे पहले किससे करना चाहिए, राइट डाउन। सबसे पहले हम करना चाहिए स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस से क्या बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा, हमारी ट्रेनिंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ये बॉडी को प्रिपेयर करेगा फॉर हाई इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद में कर सकते हैं मैक्सिमम या एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, बट बिगन विथ स्ट्रेंथ एंडोरेंस, क्योंकि इसमें क्या रहता है, लोड क्या रहता है, लो रहता है, ज्यादा हैवी लोड नहीं रहता स्ट्रेंथ एंडोरेंस में एज कंपेयर टू दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग, बॉडी पे लोड भी कम रहेगा। अकॉर्डिंग टू स्प्लिट प्रिंसिपल, वन सेट ऑफ मसल्स एक्सरसाइज वन डे, अनदर सेट ऑफ एक्सरसाइज ऑन अनदर डे। जैसे हमने क्या कर लिया, स्प्लिट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। अगर हमने आज किया चेस्ट ट्राइसेप्स, तो कल हम करेंगे बाइसेप्स, ठीक है। तो जो वन ग्रुप ऑफ मसल्स को एक साथ ट्रेन करो, फिर नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मसल्स को एक साथ ट्रेन करो, तो इसको क्या बोलेंगे, स्प्लिट ट्रेनिंग प्रिंसिपल। नाम याद रखना बस, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वन साइड ट्रेनिंग क्या होता है, डूइंग स्पेसिफिक एक्सरसाइज विथ हाई इंटेंसिटी इन लर्निंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक ही टाइप की एक्सरसाइज करते जा रहा हूं मैं लंबे टाइम तक, उसको बोलेंगे वन साइड ट्रेनिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस इंजरी होगी। मैं एक ही एक्सरसाइज को बार बार करते जा रहा हूं, शोल्डर प्रेस करते जा रहा हूं, तो क्या होगा, एक ही मूवमेंट होगा ना, तो उसकी वजह से इंजरी होगी ना, ओवर ट्रेनिंग भी हो सकती है, मोनोटोनस मूवमेंट। इसको क्या बोलेंगे, वन साइड ट्रेनिंग। गॉट इट। चिल्ड्रन के लिए अगर हम देखें एक्सरसाइज, तो देखो 16 साल तक लो ट्रेनिंग करना है, वेरी लो। ये नहीं बता रहा है कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट करना है, ये बोल रहा है कि 16 साल तक लो ट्रेनिंग करना है। क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज लिफ्टिंग वेट ओवर द हेड, अगर हम मूवमेंट ओवर द हेड लेके जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, हाई स्ट्रेस ऑन वर्टिबल कॉलम, आइसोमेट्रिक अवॉइड करना है, वेरिएशन लाना है और जनरल ट्रेनिंग देना है। फीमेल्स के लिए एक्सरसाइज में ज्यादा बैक बेंडिंग नहीं होना चाहिए, ट्रंक बेंडिंग नहीं होना चाहिए, यूरेट्राइन का बेंडिंग नहीं होना चाहिए, है ना, फीमेल्स के लिए, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी एजेड फीमेल है उनकी बात कर रहे हैं नॉर्मली।
हेलो, सब यहीं हो? गायब तो नहीं हो गए? तो ये था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में। अब इसमें देखता हूँ कुछ एक्स्ट्रा है तो। जस्ट 1 मिनट, कुछ और है एक्स्ट्रा तो मैं आपको बता देता हूँ। टाइप क्वेश्चन बात कर ली हमने। हाँ, ये याद रखना, एक मिनट। हाँ, देखो, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सब मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सुप्रा मैक्सिमल मतलब क्या होता है? सुप्रा मैक्सिमल मतलब मोर देन 100%, 100 to 125%, हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा, इसको बोलते हैं सुप्रा मैक्सिमल। मोर देन 100%, इसको 1 RM को सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमारा 1 RM जानने के लिए नॉर्मली, इसको बोलते हैं सुप्रा मैक्सिमल। मैक्सिमम लोड की कैपेसिटी क्या रहेगी? आपकी सबकी कैपेसिटी लिख लीजिए, राइट डाउन एवरीवन जो मैं लिख रहा हूँ। मैक्सिमम लोड की बात करूँ मैं तो कितना आएगा? 90 to 100% ऑफ 1 RM। ये 1 RM के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है? याद रखना, इंटेंसिटी किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? 1 RM में। मसल्स पावर के लिए कितना सजेस्ट किया जाता है? मस्कुलर पावर के लिए कितना इंटेंसिटी चाहिए? राइट डाउन, 30 to 80% ऑफ 1 RM। मस्कुलर एंडोरेंस के लिए दिया हुआ है 20 to 80%, ठीक है? ये मैक्सिमम लोड है, ठीक है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ 80% से ज़्यादा। वेट, लेट मी सी। पोस्ट एक्टिवेशन पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा पोस्ट। हेलो जगन, धीरज, कमलेश, सब यहीं हो ना? सुन रहे हो ना? सो तो नहीं गया कोई? ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा पोस्ट एक्टिवेशन पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसको फेज में करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट एक्सप्लोजिव और हैवी लोड। पहले क्या करेंगे? कुछ एक्सप्लोजिव और हैवी लोड आपने कर दिया तुरंत, एक्सप्लोजिव या फिर हैवी लोड ट्रेनिंग कर लिया आपने, या वेट लिफ्ट कर लिया, हैवी लोड कर लिया। उसके तुरंत बाद क्या कर रहे हो?
जंप या स्प्रिंट कर रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट एक्टिवेशन पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, बैक स्क्वाट कर लिया, उसके बाद में आप जंपिंग करने जा रहे हो या स्प्रिंटिंग करने जा रहे हो आफ्टर 4-5 मिनट, है ना। या तो इसको बोल सकते हैं हम मल्टी जॉइंट मूवमेंट, मतलब ये जो बोल रहे हैं ना मैं, इसको क्या बोलते हैं, कोई सी हेवी एक्सरसाइज कर लिया आपने, लार्ज मास ऑफ एक्सरसाइज मल्टी जॉइंट वाली, उसके बाद में आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सप्लोजिव एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा? रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट बढ़ेगा। इसका बेनिफिट क्या है? रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट बढ़ेगा। इसको बोलते हैं पोस्ट एक्टिवेशन पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है आपको? हैवी वर्कआउट करने के बाद में, हैवी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ करने के बाद में आप क्या कर रहे हो? जंपिंग कर रहे हो या स्प्रिंट कर रहे हो, मतलब कोई सा एक्सप्लोजिव अगेन कर रहे हो, इवेंट कर रहे हो, एक्सप्लोजिव इवेंट कर रहे हो कोई सा, तो इसमें क्या होगा, आपको फोर्स, रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे? पोस्ट एक्टिवेशन पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स। गॉट इट? क्लियर है सबको? लिख लिया सबने? लिख लिया एवरीवन? ठीक है, चलो क्लियर है। तो ये था हमारा स्ट्रेंथ के बारे में। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एक और पीडीएफ है, देखो इसका, आप जिसको पढ़ना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं दिखा रहा हूँ स्ट्रेंथ का और कुछ आपको यहाँ पर डिफरेंट मेथड मिलेगी। दोज हु वांट टू स्टडी यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न। लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग। लेंथनिंग के टाइम पे मस्कुलर कंट्रैक्शन करते हैं हम, ठीक है। तो इसका जो लोड आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। स्लो एसेंट्रिक याद रखना 120% इवन मोर, है ना। रिएक्टिव मेथड, रिएक्टिव मेथड मतलब मैंने आपको बताया था प्लायोमेट्रिक, डेप्थ जंप, है ना। इसको बोलेंगे डेप्थ जंप, रिएक्टिव मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है? रिएक्टिव मेथड, याद रखना। आइसोकाइनेटिक मेथड हमने बात कर ली है, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। स्टैटिक मेथड, आइसोमेट्रिक। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, कंपटीशन एक्सरसाइज के थ्रू हम कर सकते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। शॉर्ट पुट अगर हेवी है तो लाइट शॉर्ट पुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेंसिव इंटरवल मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं हम, है ना। इनकम्प्लीट रिकवरी लेके स्ट्रेंथ एंडोरेंस, ये बहुत पुरानी बीपीएड के टाइम की है, तो राइटिंग खराब है, अभी जरा सुधर गई। जल्दी जल्दी में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, और आपको बुक में भी मिल जाएगा। सर्किट ट्रेनिंग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। सर्किट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर मस्कुलर हाइपरट्रोफी, ये मेथड है। मेथड देखो, मेथड एक बार देख लो। मेथड फॉर अरेंजमेंट, लोडिंग प्रोसीजर, कांस्टेंट रेस्ट, कांस्टेंट रिपीटेशन, है ना। इसमें क्या है? ये इंक्रीजिंग रेस्ट एंड कांस्टेंट रिपीटेशन। इसमें क्या है? हमने क्या किया? रेस्ट को बढ़ाते गए, लोड को बढ़ाते गए, बट रिपीटेशंस को कांस्टेंट रखा। इसको बोलेंगे डोलो रोमन्स प्रिंसिपल। पिरामिड ट्रेनिंग में क्या होता है? हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं बट रिपीटेशन को कम करते जाते हैं। जैसे जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिपीटेशन को कम करते जाएंगे। इसको बोलेंगे पिरामिड।
प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, ऑक्सफोर्ड मेथड, डिक्रीजिंग रेसिस्टेंस और कांस्टेंट रैप। ठीक है, बस इतना ही है, और कंट्रास्ट आपको बता दिया।